देश की सुरक्षा, अखंडता और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक सिपाही का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जिसका खुद का अपना इतिहास है, जिसने कई ऑपरेशन, कई वॉर्स के अंदर दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की। बहुत से आप में से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सपना होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का। सो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है, ये सेशन आज आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप बीएसएफ को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और किस एग्जामिनेशन के थ्रू एज एन ऑफिसर बीएसएफ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, हमें जानना यह पड़ेगा कि एक्चुअली में बीएसएफ की एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुई थी, इसका निर्माण किस तरीके से था, हमें क्यों ऐसी नीड पड़ी कि हमें बीएसएफ की एस्टेब्लिशमेंट करने की जरूरत पड़ी। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम इतिहास के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं जो दुश्मनों देश से या फिर किसी नेबरिंग कंट्री से लगते हैं, उनकी जो सीमा होती है, उनकी प्रोटेक्शन पहले जो वहां की लोकल पुलिस वगैरह होती थी जिस भी स्टेट्स की है, फॉर एग्जांपल जेएंडके की सीमा अगर पाकिस्तान के साथ लग रही है, तो जो बॉर्डर होता था उसकी जो सिक्योरिटी रहती थी, उसका थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस या फिर उसका जो चार्जेस वगैरह रहता था देखरेख का, वो वहां की लोकल पुलिस वगैरह पे रहता था। सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करें, राजस्थान के कुछ बॉर्डर्स हैं, या फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे बांग्लादेश के कुछ बॉर्डर्स अगर हमारे साथ लग रहे हैं उनकी। लेकिन फिर ये देखा गया कि थोड़ी सी जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स अराइजेज हो रही हैं। तो अगर हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, 1965 से पहले अगर हम लोग बात करें, इंडिया के जितने भी बॉर्डर से जो पाकिस्तान के साथ लगते थे, उनकी जो देखरेख की जाती थी वो वहां की जो स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियंस होती थी उनके द्वारा निगरानी की जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें 9 अप्रैल 1965 की बात करें, तो पाकिस्तान ने अटैक किया था सरदार पोस्ट पर, सिमिलर वे में चहार बेट और बेरिया बेट जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरात के अंदर आती है, यहां पर कुछ अटैक वगैरह किया। तो यहां पर हमें यह देखा गया कि इन एडिक्वेंसी एक्सपोज हुई है स्टेट पुलिस वगैरह की, मतलब प्रॉपर वे से ये जो इंसर्जेंसीज हो रही थी दुश्मन देश की तरफ से, इसको हैंडलिंग करने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी डिमांड को देखते हुए अगर हम बात कर रहे हैं, 1 दिसंबर के आसपास इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1965 के आसपास। सो टोटल एस्टेब्लिशमेंट हुई है बीएसएफ की इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं, अभी आपके पास नवंबर का महीना चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आपका 1 दिसंबर आने वाला है और 1 दिसंबर को होगा आपका रेजिंग डे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का। सो अगर हम बीएसएफ के बारे में बात कर रहे हैं, इंसिग्निया आपको सामने दिखाई दे रहा है और इंसिग्निया के नीचे सोल मोटो भी आपको दिखाई दे रहा है। सोल मोटो बहुत क्लियर है, ड्यूटी अनटू डेथ। कहने का मतलब जीवन पर्यंत कर्तव्य करते रहो, और सिपाही का एक कर्तव्य होता है देश के लिए न्यौछावर हो जाना, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना और देश के लिए ही जीना, ये एक परम कर्तव्य होता है। और ये जो जज्बा है भारतीय के अंदर, भारतीय सिपाहियों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो मोटो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, जीवन पर्यंत कर्तव्य करते रहो। इसका ट्रांसलेशन अगर हम लोग करें तो ड्यूटी अनटू डेथ होगा। अगर हम बात कर रहे हैं, ये फेडरल एजेंसी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की है, अगर बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। देखिए, एक बेसिक डिफरेंस हमें अभी समझना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं बीएसएफ या फिर बहुत सारी ऐसी आर्म पुलिस फोर्सेस होती है, ये क्या होती है? देखिए, अगर हम बात करें सुरक्षा जो होती है, आपकी जो डिफेंस लाइन होती है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इंडिया के अंदर, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हम लोग बात करें, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स एक्टिवेटेड होती है। हालांकि अगर हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, जैसे आर्म पुलिस फोर्सेस, जैसे सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीमा सशस्त्र बल हो गई, ये सारी की सारी आर्म पुलिस फोर्स होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कंट्रोल होती है। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात कर लेते हैं, जैसे असम राइफल्स आपके पास हो गए, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गए, हालांकि ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर्स, इनका ऑपरेशंस एंटायरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू कंट्रोल में किया जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। सो 3 आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ गई है। बाकी अगर हम लोग आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी आपके पास हो गई हैं, ये सारी के सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कंट्रोल में आती हैं। तो ये रिजर्व फोर्स आप मत समझिए, एक तरह से आर्म पुलिस फोर्सेस की तरह इनको समझिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन है, सीधी सी बात है होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी, तो अमित शाह जी हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अब तक के इतिहास की अगर हम बात करें,
बीएसएफ की, तो कौन कौन से इंगेजमेंट्स में एक्टिवेटेड रही है। जैसे 1971 का इंडो पाक वॉर, बहुत फेमस, बहुत जरूरी, क्योंकि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश को आजादी, मुक्ति मोहिनी मोर्चा जो बनी थी उसको जो ट्रेनिंग है, ये कहा जाता है ट्रेनिंग देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बीएसएफ का। आपने बैटल ऑफ लोंगेवाला भी सुना होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बीएसएफ का, राजस्थान वाला पूरे इलाके के अंदर। मतलब अगर वीरता के चर्चों की बात करें, बीएसएफ के सिपाहियों के भर भर कर आपको मिल जाएंगे और हमें गौरवान्वित करते हैं, गौरवान्वित महसूस कराते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इंसर्जेंसीज इन पाकिस्तान के अंदर जब हुई है, इंसर्जेंसीज जम्मू कश्मीर के अंदर होती रहती हैं, अभी भी ऑपरेशंस चलते रहते हैं, आर्मी के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके चलता है। ऑपरेशन विजय जो करगिल वॉर हुआ था, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल क्या है। 2001 में बांग्लादेश इंडो बॉर्डर स्किम्सिस हुए थे, उसके अंदर 2001-2 ऑपरेशन पराक्रम हुआ है, स्टैंड ऑफ जो हुआ था जब आपका पार्लियामेंट अटैक हुआ था। 2013 की अगर हम लोग बात करें, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्क्रिम्सेस हमेशा होते रहते हैं। 2014-15 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्क्रिम्सेस, सिमिलर वे में 16-18, सिमिलर वे में 19-20 और अभी लेटेस्ट में 2025 में जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया बीएसएफ की तरफ। तो ये तो था थोड़ा सा इतिहास जो मुझे आपको बताना था, और आप सब जानते हैं 1 दिसंबर आने वाले, कहने का मतलब बीएसएफ का राइजिंग डे आने वाला है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि रैंक्स ऑफ ऑर्डर्स क्या रहते हैं। ऑफिसर्स रैंक्स की हम लोग बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं, या आप किस एग्जामिनेशन से बीएसएफ को थ्रू एन ऑफिसर रैंक ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एग्जाम बिल्कुल क्लियर है, आपको देना पड़ेगा यूपीएससी का एग्जाम। अब यूपीएससी का एक बहुत कॉमन सा एग्जाम है, डेट इज सीएपीएफ का पेपर आपको देना पड़ेगा। यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का पेपर होगा, जो साल में एक बार कंडक्ट होता है, और पेपर उसका होगा। पेपर का पैटर्न क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बिफोर गोइंग टू डेट मैं आपको बताना चाहता हूं रैंक स्ट्रक्चर, क्योंकि रैंक्स हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिग्निफाइज करते हैं कि यार क्या रैंक है, मतलब एक जज्बा से अलग सा आ जाता है और देश सेवा करने में मजा ही अलग आता है। सो ऑफिसर रैंक जैसे इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है, फिर एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट वगैरह, जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट नेवी वगैरह के अंदर आपकी स्टार्ट होती है। सिमिलर वे में यहां पर जो आपकी रैंक स्टार्ट होगी, डेट इज बिंग असिस्टेंट कमांडेंट, देन यू विल प्रमोटेड, ठीक है, देन यू विल प्रमोटेड डेप्यूटी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड जिसको 2IC भी बोल सकते हो, फिर कमांडेंट, फिर डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, देन इंस्पेक्टर जनरल आईजी, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी जिसको आप बोल देते हो, स्पेशल डीजी एसडीजी बोल देते हो, या फिर डायरेक्टर जनरल आप डायरेक्टर बोलते हो। सो ये रैंक ऑफ ऑर्डर्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, और इनके जो रैंक इंसिग्नियाज हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। ये बीएसएफ के रैंक इंसिग्नियाज आपके सामने क्लियरली मेंशन किए गए। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। मैं आपको बता चुका हूं एग्जाम आपको देना पड़ेगा यूपीएससी का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाला। जनरली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी आपके डिफेंस लाइन को छोड़ के, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम को छोड़ के, यहां पर एज रिलैक्सेशंस आपको नहीं दी गई हैं। जब हम सीएपीएफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, यहां पर एज रिलैक्सेशंस आपको प्रोवाइड की गई हैं। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से प्रोवाइड की गई है। एज रिलैक्सेशंस, क्या आप आर्मी पर्सनल्स एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, उसके हिसाब से SC ST OBC के हिसाब से आपको दी गई। जनरली अगर हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करें, 25 साल तक माना जाता है कि आप जनरल कैंडिडेट दे सकते हो। हाउएवर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट में 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया है, ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, OBC के अंदर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं, मतलब किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर आप हैं, तो भी आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया था 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया था। नॉर्मली 25 जनरल, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ बात करें 30, 28, नॉर्मली आप इस तरीके से एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हो। अब आती है ये एज क्राइटेरिया के बाद कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए सिंपल फर्स्ट फंडा बिल्कुल क्लियर है, अगर आप यूपीएससी कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बैचलर डिग्री हो। अब यहां पर परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है कि इतना परसेंटेज होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए, यू जस्ट नीड टू बी अ पास, ठीक है। आप हो, आपके पास बैचलर डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर हो, बी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी आपके पास हो, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर होंगे, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज और समझना, ये जो फॉर्म है या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैलिड है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वैलिड है। जैसे हम लोग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर बात करते हैं, तो फीमेल्स के लिए वहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू हम ओटी के थ्रू जाते हैं,
यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है या फुल टाइम है। मतलब अगर आप एक बार बीएसएफ के अंदर जाते हो तो आप फुल टाइम अपने सर्विसेज देते हो, जो भी आपकी एज क्राइटेरिया होती है 60 साल की एज तक उम्र रहती है, रिटायरमेंट एज, मतलब जो भी क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से आप अपने सर्विसेज दे सकते हो। फाइन है। अब बात कर रहे हैं अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर हो तो क्या होगा। अगर आप बॉय हो, गर्ल और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर हो, आपका रिजल्ट अभी आया नहीं और आपने यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट आपने किया है, तो लेकिन आपका प्रोविजनल, ठीक है, मतलब आपको ना अपना, मतलब फॉर एग्जांपल रिजल्ट आ गया, आप सिलेक्टेड हो गए, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको प्रोविजनल अपनी एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम पीरियड तक ज्वाइनिंग से पहले मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई, फिर तो आप समझ सकते हो। कहने का मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर आपका रिजल्ट अभी वेटेड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बिल्कुल आप यहां से, मतलब आपका रिजल्ट अभी वेटिंग है तो यू कैन अप्लाई सिंपली। ठीक है, क्लियर है, फाइन है, ये आपको समझना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब एनसीसी बी सर्टिफिकेट। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट था, उनके लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मेरिट में बोनस नंबर मिलते हैं, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, जो भी आपका रेस्पेक्टिव होता है वो मिलते हैं। तो अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी सोने पे सुहागा, आपको मेरिट लिस्ट में बेनिफिशियल होने वाला है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कैंडिडेट मेरिट आउट होने की कगार पे आ जाते हैं और एनसीसी की वजह से वो मेरिट इन हो जाते हैं और कई बार अच्छे सिंगल डिजिट रैंक्स भी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स से ही, 0.5 मार्क्स से ही, 0.25 मार्क्स से, 0.00 मार्क्स से ही आपकी रैंक्स में बहुत इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है। सो एनसीसी बी होल्डर, सी सर्टिफिकेट अगर होल्डर्स है तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी बेनिफिटेड फॉर यूर्स। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है और एक बार पेपर आपका होता है। जनरली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल महीने के अंदर आसपास आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में इसका पेपर होता है, ठीक है, मतलब ये अप्रैल में आएगा तो नेक्स्ट अगस्त में आपका पेपर होगा 2026 का, समझ रहे हो। फिर इस तरीके से पूरा एक साल आपके पास टाइम रहता है। पेपर आपके पास होगा 2 1 डे एग्जाम रहता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 की बात करें प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर है, पेपर 2 की बात करें थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव पेपर है, वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपकी राइटिंग स्किल्स वहां पर चेक होगी। अब राइटिंग स्किल्स बेसिकली किस लिए चेक होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी अच्छी पोस्ट पर चले गए, आपको कोई लेटर लिखना है तो गवर्नमेंट लिखना है, फिर किसी बॉर्डर, किसी दूसरे देश की जो सीमा है उसकी जो फौज है उसको लेटर लिखना है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाती है, हाउ यू कैन जस्ट राइट आउट। सो दूसरा पेपर जो आपका होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और अगर हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो पेपर 1 आपका होगा ऑब्जेक्टिव। एक ही दिन में दोनों पेपर आपके होंगे, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन, 250 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स का पेपर आपका होगा, जनरल स्टडीज, ऐसे राइटिंग ये होगा। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस होगा, जिसके अंदर आपके जीएस में फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये इकोनॉमिक्स, ये साइंस वगैरह ये सब आएंगे, और साथ साथ में थोड़ा सा रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और मैथमेटिक्स जो आपका 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स होता है उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। 250 मार्क्स का अगर हम लोग बात करें पेपर है, 2 घंटे का आपके पास यहाँ पर पूरा रहने वाला है शेड्यूल, ठीक है, 2 घंटे का टाइमिंग आपके पास रहने वाला है, 125 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन वुड बी 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा। अब सिलेबस के बारे में बात करें, सिलेबस क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको बताया, क्वांट आपका आ गया, और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से करंट इवेंट जैसे नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इवेंट्स, कल्चर से, स्पोर्ट्स से, गवर्नमेंट से, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन से, इंटरनेशनल रिलेशंस, यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके पास पेपर के अंदर आएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, फिजिकल, क्लाइमेटोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एंड द ग्लोबल ज्योग्राफी, पॉलिटी से आ रहा है जहां पर पूरा आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद किस तरीके से वर्किंग है, गवर्नेंस की किस तरीके से, ये सब आपके ह्यूमन राइट्स टॉपिक, इंडियन हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न मेडाइवल और एंसाइंट, और जनरल साइंस के अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है डेवलपिंग उससे रिलेटेड आ रहे हैं, एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इमर्जिंग फील्ड सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, यहां से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पेपर के अंदर आएंगे। सो ये तो रहा आपका पेपर 1 का सिलेबस जो आपको समझना है। अब बात करते हैं पेपर 2 जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं पेपर 1 तो क्रैक कर लेते हैं, पेपर 2 में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। सो पेपर 2 करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैक करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज होगा, एस्से राइटिंग होगा और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 7 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपके रहने वाले।
किस तरीके से क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे पार्ट ए की बात करें उसमें एसे रहेगा। एसे राइटिंग जैसे हो सकता है कोई भी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक हो सकती है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी, इकोनॉमिक या फिर सिक्योरिटी या फिर ह्यूमन राइट या फिर एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन की जा सकती है। इस पर आपका एसेस वगैरह आपको लिखना होता है। ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है वो सब हम लोग बैच के अंदर आपको बताते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें पार्ट भी जो आपका रहने वाला है वो कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स से ऐसे रहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज से रिलेटेड है, एक पैसेज आपको दिया होगा उसका ट्रांसलेशन करके अपनी लैंग्वेज में आपको करना है कि क्या है। प्रिसाइज राइटिंग से रिलेटेड होगा, फिर डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होगा क्वेश्चंस होगा, सिंपल ग्रामर एंड लैंग्वेज स्किल्स क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके एक्टिव पैसिव हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है या फिल द ब्लैंक्स या कुछ करेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये यहाँ पर पूछेगा। सो पेपर 1 पेपर 2 ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो दोनों की कंबाइंड लगती है, पेपर 1 पेपर 2 की, फिर जाकर आप सिलेक्शंस की तरफ बढ़ते हो। सो ये तो रहा पूरा का पूरा सिलेबस। अब रिटर्न एग्जाम्स जिन बच्चों का क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, रिटर्न एग्जाम क्लियर होने के बाद अब आपका होगा फिजिकल। जैसे अगर हम लोग बात करें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जब आप सीडीएस देते हो, एफकेट देते हो, जो एग्जाम आप देते हो या फिर ओटी देते हो तो आपको एसएसबी के थ्रू गुजरना पड़ता है। इसमें एसएसबी नहीं होता, हालांकि इंटरव्यू रहेगा बट एसएसबी नहीं रहेगा। जैसे आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा यू विल कॉल फॉर द इंटरव्यू, आप यूपीएससी में कॉल किए जाएगा इंटरव्यू के लिए, एक पैनल बैठा होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा डायरेक्ट, है ना, जैसे पर्सनल इंटरव्यू आपका एसएसबी बोर्ड के अंदर होता है, सेम लाइक दैट यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चनरीज आपसे रिलेटेड, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट चेक किया जाएगा, आपकी डे टू डे करंट अफेयर स्किल्स किस तरीके से क्या अवेयर हो, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ये सब बेसिक सी चीज आपकी ग्रैब करी जाएगी, बेसिकली चेक किया जाएगा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि भाई 100% आपकी पर्सनैलिटी रहनी चाहिए, 60 to 70% अगर आप तक जाते हो तो यू विल बी बेनिफिशियल। ये आपका रहने वाला है एंटायरली यहाँ पर इंटरव्यू के जस्ट आफ्टर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका होगा फिजिकल आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है, जहां पर 100 मीटर की आपकी रेस होगी, 16 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फीमेल्स के लिए 18 सेकंड है, मेल के लिए 800 मीटर की 3 मिनट 45 सेकंड फॉर द मेल, 4 मिनट 45 सेकंड फॉर द फीमेल। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर के 3 चांसेस दिए जाएंगे, 3 मीटर के 3 चांसेस यहाँ पर देंगे, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर का मेल फीमेल के लिए ये नहीं वैलिड होता है। सो ये रहता है काफी मतलब स्टैंडर्ड रहता है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन गो थ्रू इट, आप इसके थ्रू कर सकते हो। आफ्टर डेट जो सक्सीड हो जाएंगे, जो आपके सक्सीड हो जाएंगे फिजिकल में, फिर उनका और कुछ चेक किया जाएगा, जैसे हाइट वेट वगैरह चेक किया जाएगा। हाइट मेन के लिए रिक्वायरमेंट है इतनी, वुमेन्स के लिए रिक्वायरमेंट इतनी, चेस्ट अनएक्सपेक्टेड मतलब विदाउट फैलाए तो इतना होना चाहिए, ये नॉट एप्लीकेबल है। वेट यहाँ पर 50 kg 46। अब ये जो वेट है ना ये हाइट्स के अकॉर्डिंग वेरीज करता है, तो आप ये मत समझिएगा कि यार मेरा वजन तो ज्यादा है मैं तो एलिजिबल ही नहीं, ये हाइट के अकॉर्डिंग वेरीज करता है, एक जनरल बेसिक से हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। फिर आपका आता है आई साइट, है ना, क्योंकि अगर हम लोग बात करें आर्मी नेवी एयरफोर्स का मेडिकल थोड़ा सा ना टफ रहता है, बहुत ज्यादा शार्प रहता है। आई विजन आप में बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हम लोग सीपीएफ की बात करें थोड़ा सा एडजस्टेबल किया जा सकता है। जैसे डिस्टिंक्ट विजन, बेटर आई, करेक्टेड विजन 6/6, 6/9, वर्स्ट आई 6/12, 6/9, मतलब 6/12 तक एलिजिबल हो, ठीक है। इसी तरीके से नियर विजन की बात करें N6 करेक्टेड, यहाँ पर N9 करेक्टेड है, और अगर आपको फॉर एग्जांपल माइपे हाइपर माइपे है तो -4 +5 +4 तक वैलिड यहाँ पर आपका जा रहा है। अब बात आती है क्या सर लेसिक यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं है, आप लेसिक सर्जरी जा सकते हो, कैंडिडेट मस्ट फॉलो एनी ऑफ द, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में है, एक्सेल लेंथ इतनी होनी चाहिए, कॉर्निया का लेंथ इतना हो जाए, प्रीलेजिक इतना होना चाहिए, डायप्टर तो होना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव ऐसे, मतलब कम से कम 6 महीने पहले आपका हो जाना चाहिए, मतलब जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड में जो तो कम से कम 6 महीने 1 साल पहले अब तक अपना लेसिक वगैरह करा लो, तो लेसिक तो यहाँ पर एप्लीकेबल है। सो ये रही ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोग को बतानी थी, आप लोग को बताने थे। अब बात करते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स कोशिश करेंगे सर सीपीएफ का बैच कब आएगा। सो पीडब्ल्यू या डिफेंस वाला की अगर हम लोग बात करें प्रीमियम बैच है सीपीएफ रक्षक 2.0 बैच, वेरी सून इट इज जस्ट गोइंग टू बी ओपन, लॉन्च होने वाला है, रेस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको वहां पर पढ़ाने वाली है। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपका रहने वाला, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपके एंटायर, अगर पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 के अंदर आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है कॉम्प्रिहेंसिव होता है, किस तरीके से एसे राइटिंग करनी है, किस तरीके से एसेज लिखने हैं, अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी, वो सब हम लोग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। कॉपी इवैल्यूएशन चेकिंग वगैरह सब कुछ आपकी जो भी होने वाली है वो भी यहाँ पर आपकी होगी। सो एक एंटायरली कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, बहुत जल्दी आपका लॉन्च होने वाला है सीपीएफ। सिमिलर वे में अगर बहुत से कैंडिडेट सीडीएस के लिए तैयारी करें, आईएमए आईएनए एएफए के लिए तैयारी करें, तो उनके लिए बैच है विराट, ठीक है।
और सीपीए फॉलो के लिए रक्षक बैच, ये बैच आपका नहीं, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। और जो कैंडिडेट्स ओटी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए सीडीएस विराट ओटी बैच आपका आने वाला है, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, ठीक है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, अगर हम लोग बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है। सो ये पूरा था एंटायर जो चीज़ मुझे आपको बताने वाली थी, समझाने वाली थी। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। वेरी सून 1 दिसंबर रेजिंग डे आने वाला है बीएसएफ का। सो पूरा मैंने आपको एंटायरली चीज़ आपको डिस्कशन कर दिया, बता दिया किस तरह से होता है। और डिटेल्ड में अगर हम जानना चाहेंगे तो वेट करिए, बैच आने वाला है। तब तक के लिए विराम दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, तगड़े रहो।